Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज हम एंजाइम्स को शुरू करने वाले हैं और आज हम कंपोजिशन ऑफ एंजाइम को पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि एंजाइम किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करता है. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एंजाइम्स. स्टूडेंट्स, नया आर्टिकल है, सो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे. हालांकि आपने ऑलरेडी इसको बायोलॉजी में पढ़ रखा है, लेकिन कुछ केमिस्ट्री के एंगल्स भी हैं जो उसमें हम देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर एंजाइम्स? द रिएक्शन कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम. सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजिकल सिस्टम की एग्जांपल दूं. जितनी भी लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ही हो रहे हैं. सो लिविंग बॉडी के सिस्टम को बायोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं. सो द रिएक्शन कैटलिस्ट यानी ऐसे कैटलिस्ट जो स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए काम करें, प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल एंड आर केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन. आसान अल्फाज में समझाऊं तो ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के लिए या बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए कैटलिस्ट का काम करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं हम उनको एंजाइम्स कहते हैं. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए एज कैटलिस्ट काम करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम उनको एंजाइम्स कहते हैं. दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. सो हम लिखेंगे कि एंजाइम आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर है. अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले एंजाइम की प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लें. स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है खास, पर्टिकुलर. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि खास तरह का एंजाइम खास तरह के रिएक्शन के लिए बना है. मिसाल के तौर पे आपने छोटी क्लासों में लॉक एंड की मॉडल पढ़ा है. सो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हुए हम आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं. लेट्स से स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक एंजाइम की मैंने एक रफ शेप बनाई है समझाने के लिए. सो लेट्स से ये मेरे पास एंजाइम है. सो ये सपोज डायग्राम है एंजाइम की और ये एंजाइम के सामने सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट स्टूडेंट उस चीज को बोलेंगे जो रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में प्रोसीड करेगा. लेट्स से हम इसको सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं और ये वो रिएक्टेंट है स्टूडेंट जिसने प्रोडक्ट में प्रोसीड करना है, यानी प्रोडक्ट में जाना है. सो इस सबस्ट्रेट पे एक्शन करेगा एंजाइम और इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. ऑल्दो कि ये रिएक्टेंट खुद भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ये स्पीडली यानी स्पीड अप होगा रिएक्शन. अब ये एंजाइम काम कैसे करता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स, लॉक इन की का मतलब है कि खास तरह की चाबी एक खास तरह के ताले के लिए बनी होती है. यानी कि एक चाबी उस चाबी से यानी की से आप उसका ताला खोल सकते हैं, उस चाबी से किसी और ताले को नहीं खोला जा सकता. सिमिलरली एक खास तरह का एंजाइम जो है वो एक खास तरह के सबस्ट्रेट के लिए बना है. वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम के अंदर फिट होता है जैसे कि एक चाबी ताले के अंदर फिट होती है. इस मॉडल को लॉक इन की मॉडल कहते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो मैंने थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी है, आगे जाके मैं और डिटेल बताऊंगा. इस खाली स्पेस को एक्टिव साइड भी कहते हैं. सो हम यहां पे लिखते हैं इस खाली जगह को एक्टिव साइट भी कहते हैं. सो जो हमारा सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, उसकी शेप इस तरह से होती है कि वो एक्टिव साइट के साथ बाउंड हो जाएगा.
सो स्टूडेंट्स, जब ये सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट एंजाइम के साथ लॉक इन की मॉडल के मुताबिक फर्ज करें कि ये की है और ये लॉक है, ये लॉक इन की आपस में फिट होंगे और फिट होने के बाद स्टूडेंट ES बनेगा. एंड व्हाट इज ES? E एंड S. स्टूडेंट, ये ES से मुराद क्या है, ये बात आपने समझनी है. ES, सबसे पहली बात कि ये इंटरमीडिएट है. इंटरमीडिएट स्टेज है. इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन इंटरमीडिएट स्टेज है. और दूसरा, हम इसको एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल के बच्चों के लिए तो ये बातें बहुत आसान है, लेकिन इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए नई बात है. सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अब होता क्या है कि जब ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइड के थ्रू एंजाइम के अंदर फिट हो जाता है, तो ये एक्टिव साइड क्या करती है, ये इस एंजाइम की जो एक्टिव साइड है स्टूडेंट्स, ये करेगी क्या, ये रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट को ब्रेक करेगी, तोड़ेगी. अच्छा, यानी कि जब ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पे एक्शन करेगा थ्रू एक्टिव साइड के रास्ते से, और सबस्ट्रेट को ब्रेक करेगा किसके अंदर, प्रोडक्ट. तो लेट्स से हमारे पास ये एक डायग्राम मैं बना रहा हूं छोटी सी. समझ लें कि ये प्रोडक्ट है, यानी ये सेंटर से ब्रेक हो गया और सेंटर से ब्रेक होने के बाद ये दो कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस इज प्रोडक्ट. तो स्टूडेंट्स, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को ब्रेक किया, सबस्ट्रेट जो है वो फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. एंड नाउ दिस इज हाउ एंजाइम एक्ट ऑन सबस्ट्रेट थ्रू अ लॉक इन की मॉडल. मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी का मतलब यही है कि ये जो सबस्ट्रेट है ये ख़ास तरह के एंजाइम के अंदर ही फिट होगा. मसलन एग्जांपल देता हूँ आपको, यूरिया को डिकम्पोज करने के लिए जो एंजाइम एक्ट करेगा, यूरेज. सो लेट्स से स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम है ये यूरेज है, और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है ना ये यूरिया है. तो यूरिया जो है उसको ब्रेक डाउन करना है, तो यूरेज उस पर एक्ट करेगा, क्योंकि यूरेज और यूरिया ये स्पेसिफिक हैं. सो यूरिया ब्रेक डाउन होने के बाद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा. सो आई होप कि आपको स्पेसिफिसिटी का मतलब समझ आ गया है लॉक इन की मॉडल के थ्रू. तो स्टूडेंट्स, हम यहां लिखेंगे वन ग्रुप वन रिएक्शन. इसको सादे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि वन ग्रुप वन रिएक्शन एंड क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स. स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि जो लॉक इन की मॉडल है वो तो अब समझ आ गया कि वन ग्रुप वन रिएक्शन, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि एक ही एंजाइम सबस्ट्रेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन बड़ा ही मिलता जुलता होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप सेम होता है. जैसे यूरिया के अंदर जो है जो फंक्शनल ग्रुप है इमाइड, उसी तरह से स्टूडेंट्स बाकी जो इमाइड हैं उस पर भी यूरिया किसी न किसी तरह एक्ट कर सकता है अगर वो क्लोजली रिलेटेड है, स्ट्रक्चरली क्लोजली रिलेटेड है यूरिया के साथ. तो ये इसका मतलब है क्लोजली रिलेटेड ग्रुप पे भी ये जो एंजाइम है ये एक्ट कर सकता है. ज़्यादातर तो ये वन ग्रुप वन रिएक्शन ही होता है. अब आगे चलते हैं अमेजिंग एफिशिएंसी. स्टूडेंट, अमेजिंग एफिशिएंसी से मुराद क्या है? एंजाइम कैन कैटलाइज reactions up to 10 की पावर 20 टाइम्स. ये एवरेज वैल्यू लिखी गई है कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन की स्पीड को 10 की ताकत 20, यानी कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है,
इतने गुना तेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको अमेजिंग एफिशिएंसी का भी पॉइंट क्लियर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ एंजाइम की तरफ। सो मेनली जो एंजाइम है, इट इज कंपोज्ड ऑन प्रोटीन, यानी कि एंजाइम का जो मैक्सिमम एरिया है, जो कि मैं अभी ग्रीन कलर से ये शो किया है, ये सारे का सारा स्टूडेंट्स किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। इट इज मेड बाय प्रोटीन। बट कंपोजिशन ऑफ एंजाइम में ये बात मेंशन भी करना जरूरी है कि इस प्रोटीन के अंदर प्लस कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। अब वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो स्टूडेंट्स हमने देखना है। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट के पहले मैं, अब एपो एंजाइम बाद में बताता हूं, अब पहले नॉन प्रोटीन पार्ट में स्टूडेंट, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये नॉर्मली एक्टिव साइट, यानी कि जो एक्टिव साइट है ना, यहां पे होता है। अब लाइक को एंजाइम या कोफैक्टर, ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब कोएंजाइम एंड कोफैक्टर से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? कोएंजाइम, आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल के थ्रू हम समझते हैं इस चीज को। अब एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर जिंक +2 क्रोम ऑक्सीडेज, स्टूडेंट्स ये जो क्रोम ऑक्सीडेज है Fe+2, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, इसमें मैग्नीशियम +2, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज, इसमें विटामिन बी। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने ब्लू कलर से कंटेंट्स लिखे हैं, ये कोएंजाइम्स यानी कोफैक्टर्स बोलते हैं। अब ये कोएंजाइम और कोफैक्टर होते क्या हैं आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो विटामिन बी है ये ऑर्गेनिक नेचर का है, ऑर्गेनिक नेचर। अगर तो स्टूडेंट्स ये जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है, अगर तो इनऑर्गेनिक नेचर का हुआ, इनऑर्गेनिक नेचर का, तो हम उसको बोलेंगे वो कोफैक्टर है। और अगर तो ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो है ऑर्गेनिक नेचर का हुआ, तो हम उसको कोएंजाइम बोलेंगे। मसलन विटामिन बी जो है वो हमारे पास काम कर रहा है कोएंजाइम के तौर पे, सो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से। और जो हमारे पास जिंक, आयरन, मैग्नीशियम जो हैं ये कोफैक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। ये कोफैक्टर यानी कि कोएंजाइम, ये दोनों के दोनों जो हैं स्टूडेंट्स ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। जो प्रोटीन पार्ट है ना सर, वो सारे का सारा क्या है? एपोएंजाइम। तो वी कैन से दैट ये जो सारा शेडेड एरिया है, ये सारे का सारा शेडेड एरिया जो है, वी कैन से दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड एपोएंजाइम। आई होप कि आपको एपोएंजाइम याद रहेगा। और एपोएंजाइम के बाद स्टूडेंट्स कोएंजाइम का वर्ड आया एंड कोफैक्टर का वर्ड आया। अब जिन चीजों के साथ को का वर्ड आ रहा है, आपने याद रखना है कि ये कंबाइन है किसके साथ? एंजाइम के साथ। एंजाइम के साथ कंबाइन है, को मतलब यहां पे कंबाइन, कंबाइन विद एपो एंजाइम। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। अच्छा, अब ये कंबाइंड चीज अगर ऑर्गेनिक नेचर की या ऑर्गेनोमेटालिक नेचर की, ऑर्गेनिक या ऑर्गेनो मेटालिक नेचर की है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोएंजाइम। अच्छा, इसको ना प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीनिक पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। जी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी आपको विटामिन बी। इस तरह स्टूडेंट्स अगर कंबाइंड चीज इनऑर्गेनिक नेचर की है जैसे आयंस, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? कोफैक्टर बोलेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम यहां मेंशन करते हैं कि जिंक जो है वो
ऑर्गेनिक नेचर है, इनऑर्गेनिक नेचर है। आयरन जो है उसकी भी इनऑर्गेनिक नेचर है। और जो हमारे पास मैग्नीशियम है इसकी भी इनऑर्गेनिक नेचर है। और जो हमारे पास विटामिन बी है ये ऑर्गेनिक नेचर का है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स एक और टर्म आपको बताने वाला हूं, होलो एंजाइम। व्हाट इज होलो एंजाइम? ये होलो एंजाइम क्या होता है जी स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एपोएंजाइम विद प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि ये जो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये ई आएगा यहां पे जी। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एपोएंजाइम विद प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। तो यानी यहां पे आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं कि एंजाइम, यानी कि खाली आप एपो एंजाइम लिखेंगे, एपो एंजाइम, यहां पे आप लिखेंगे एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप will leads you होलो एंजाइम। ये आपको इंटरेस्ट में बात आ सकती है, होलो एंजाइम। आई होप कि आपको होलो एंजाइम जो है वो क्लियर है। स्टूडेंट अब हम लास्ट पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज नोमेनक्लेचर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नोमेनक्लेचर। जी स्टूडेंट, नोमेनक्लेचर में इसका एक ही पॉइंट है कि जो एंजाइम है उनकी नेमिंग सिस्टम में एक ही रूल है, उनकी जो नेमिंग सिस्टम है उसमें स्टूडेंट एक ही रूल है कि जो एंजाइम का नेम एंड होगा ना वो एज पे होगा, एज पे, जैसे यूरेज, सुक्रेज, ठीक है ना, इसी तरह सेलुलेज, सारे नाम के एंड पर एज आ रहा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक्सेप्शन भी है जी, एक दो एंजाइम ऐसे हैं जिनके नाम के एंड पर एज नहीं आता, उनमें एक पेप्सिन है और दूसरा ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इनके नाम के एंड पर एज नहीं आता और हैं ये एंजाइम। ये एक्सेप्शन के तौर पे आप याद रख सकते हैं, ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपने एंजाइम क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम से मुराद क्या है, कंपोजिशन ऑफ एंजाइम को समझ लिया है, कोफैक्टर और कोएंजाइम में डिफरेंस समझ लिया है और नोमेनक्लेचर को सीख लिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।